हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ डॉक्टर मोनिका मिश्रा। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे जानते होंगे और बहुत सारे बच्चे आज इस चैनल पे न्यू होंगे। तो जो भी बच्चे न्यू हैं वो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को, फॉर द मोर वीडियोस, राइट। सो आज का जो टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है और एक्चुअल में इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आपको एनसीईआरटी के एक डायग्राम को फोकस करना है जिसके थ्रू आप इजीली काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले चीज जो आपको जाननी है वो ये कि जो ह्यूमंस होते हैं, ये ह्यूमंस का काम क्या होता है। देखिए, ह्यूमंस जो होते हैं इनको कंसंट्रेटेड यूरिन निकालना होता है। कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब क्या है? कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब होता है कि ऐसा यूरिन निकालना जिसके अंदर वाटर कम हो, जिसके अंदर वाटर की मात्रा कम हो। यानी हम टेरिशियल एनिमल्स हैं, हमारी बॉडी कुछ इस तरीके से बनी है कि हम वाटर को अपनी बॉडी के अंदर रखना चाहते हैं, ना कि वाटर को बाहर छोड़ना चाहते हैं, राइट। तो इसलिए हमें पानी को बचाना है। हमें क्या करना है? पानी को बचाना है। तो पानी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? कंसंट्रेटेड यूरिन को सिक्रीट करते हैं। यानी जो हम निकालते हैं, जो बाहर निकलता है, वो कैसा यूरिन होता है? कंसंट्रेटेड होता है, राइट। तो सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी थी कि ह्यूमंस एक ऐसे एनिमल्स हैं जिनको कंसंट्रेटेड यूरिन निकालना होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी की कमी है और पानी की कमी होने की वजह से पानी को सेव करना है, पानी को बाहर ज्यादा नहीं निकाल सकते। नाउ व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म? देखिए, यहाँ पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन के साथ जब इफरेंट आर्ट्रियोल्स आते हैं, सबसे पहले एफरेंट आर्ट्रियोल आते हैं। ये एफरेंट आर्ट्रियोल आपकी बॉडी में ब्लड लेकर आते हैं, यानी आपके नेफ्रॉन के पास ब्लड लेकर आते हैं। जब ये नेफ्रॉन के पास ब्लड लेकर आते हैं तो यहाँ से आपने नॉर्मल प्रोसेस पढ़ा होगा, ग्लोमेरुलस वाला पार्ट पड़ता है। ये ग्लोमेरुलस पार्ट के पास जाते ही यहाँ पर आपका जो जितना भी ब्लड होता है, ये ब्लड क्या करता है? आपके वुमेन्स कैप्सूल से फिल्टर होके पीसीटी के पास जाने लगता है। सो बिफोर इट गोइंग टू द पीसीटी, कौन सा पार्ट जा रहा है? ये पार्ट जा रहा है जो फिल्ट्रेट हो चुका है, वो वाला पार्ट, जिसको भी आगे फिल्ट्रेट होना है, वो वाला पार्ट नीचे चला जाएगा। और जो पार्ट फिल्ट्रेट हो चुका है वो पार्ट क्या करेगा? यहां से, यानी इफरेंट आर्ट्रियोल से निकलना शुरू हो जाएगा, बॉडी में जाना शुरू हो जाएगा। तो जब इफरेंट आर्ट्रियोल से निकलता है तो इफरेंट आर्ट्रियोल यहां से निकलते हैं इसके पास में। अगर आपने ये वाला डायग्राम एक देखा होगा तो आपको इस डायग्राम में पता होगा। देखिए, ये इफरेंट आर्ट्रियोल है। इफरेंट आर्ट्रियोल इस तरीके से निकलते हैं। तो जबकि इस तरीके से क्वाइल्ड फॉर्म में निकलते हैं, पूरे नेफ्रॉन को क्वाइल्ड करते हुए निकलते हैं, तो हम इसको पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोल देते हैं। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोल देते हैं, ट्यूबुलर कैपिलरीज बोल देते हैं, राइट। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोल देते हैं। ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी होती है यही फर्दर डिवाइड होके वासा रेक्टा बनाती है। क्या बनाती है? वासा रेक्टा। यानी ये रहा हमारा वासा रेक्टा। ये देखिए, यही पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बाद में जब ये इस पार्ट यानी मेडुला के अंदर जब ये आती है, मेडुला के अंदर जब ये एंटर करती है तो ये एक पार्ट बनाती है जिसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। ये क्या है? वासा रेक्टा। और ये वाला जो पार्ट है ये हमारे नेफ्रॉन है। तो व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म? इस नेफ्रॉन और वासा रेक्टा के बीच का काउंटर करंट, इन दोनों के बीच का एक दूसरे को काउंटर करने की क्षमता, एक दूसरे के अपोजिट चलने की क्षमता ही काउंटर करंट मैकेनिज्म है। इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत ये इसलिए है क्योंकि पानी के साथ बहुत सारी चीजें बाहर निकलती जा रही हैं, पानी भी बाहर निकलता जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म करना पड़ता है। तो ये तो बेसिक पार्ट था पहले समझने के लिए कि काउंटर करंट करना क्यों है। अब काउंटर करंट होता कैसे है तो आइए देखते हैं। सारे बच्चों को क्लियर है? यहाँ पर पीसीटी से जब हमारा फिल्ट्रेट अंदर आया, कहां पर एंटर किया? मेडुला वाले पार्ट में। आप ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन के ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स है और लाइन के सारा नीचे वाला पार्ट मेडुला है। ऊपर वाला पार्ट सारा कॉर्टेक्स है और नीचे वाला सारा पार्ट मेडुला है। यानी जो हमारी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, जो कि वासा रेक्टा की, ये कहां पर लाया करती है? मेडुला में लाया करती है। और हमारी नेफ्रॉन की ट्यूबुलर कैपिलरीज भी यहाँ कहाँ लाया करती हैं? ये भी मेडुला के अंदर लाई करती हैं। तो इनके बीच का काउंटर करंट। अब फिल्ट्रेट कौन सा पार्ट होता है? फिल्ट्रेट वो पार्ट होता है जो अभी प्यूरिफाई नहीं हुआ है, जिसको अभी प्यूरिफाई होना है, वो फिल्ट्रेट है। जो हो चुका है प्यूरिफाई, जो कि आपके जीएफआर के फॉर्म में आपके पास प्यूरिफाई हो चुका है, वो तो इफरेंट आर्ट्रियोल से वासा रेक्टा के पास चला गया, ठीक है। ये फिल्ट्रेट बचा, इसको भी फिल्टर होना है। तो जैसे ये फिल्ट्रेट एंट्री करता है किसके पास? डिसेंडिंग लिम्ब के पास, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले के पास जब ये एंट्री करता है, जो कि आपका ये वाला पार्ट है, जो कि आपका ये वाला पार्ट है, दिस पोर्शन, राइट।
ये आपका डिसेंडिंग लिम है। तो जैसे ही इसके पास जाता है तो आपको पता है डिसेंडिंग लिम इज परमिएबल टू वाटर, डिसेंडिंग लिम इज परमिएबल टू वाटर, तो पानी को बाहर छोड़ना शुरू कर देगी। जैसे ही फिल्ट्रेट इसके पास पहुंचा, किसके पास, डिसेंडिंग लिम के पास, जो कि नीचे की तरफ चल रही है, पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये परमिएबल है वाटर के लिए। अब जब पानी यानी फिल्ट्रेट और आप कह सकते हो ब्लड, जब ये मेडुला से, कॉर्टेक्स से मेडुला के पास पहुंचा तो कॉर्टेक्स में इसकी ऑस्मोलारिटी थी कितनी, कॉर्टेक्स में इसकी ऑस्मोलारिटी थी 300, कॉर्टेक्स में इसकी ऑस्मोलारिटी थी 300। फिर जब ये नीचे जाने लगा तो पानी सारा निकलने लगा, पानी बाहर निकलने लगा, तो अब पानी की कमी हो गई किस पार्ट में, डिसेंडिंग पार्ट में। तो जब पानी की कमी हो गई तो ऑस्मोलारिटी बढ़ गई, 400 हो गई। फिर जैसे जैसे नीचे गए और पानी निकलता चला गया, ऑस्मोलारिटी 600 हो गई, और नीचे गए और पानी निकलना शुरू हो गया, ऑस्मोलारिटी 800 हो गई, और नीचे गए तो और पानी निकलना शुरू हो गया, ऑस्मोलारिटी 1000 हो गई, और एंडिंग यानी हेयर पिन लूप तक पहुंचते पहुंचते ऑस्मोलारिटी हो गई 1200। कितनी हो गई, 1200 ऑस्मोलारिटी हो गई। इसके बाद अब जैसे ही हेयर पिन लूप से ऊपर की तरफ चलना शुरू किया तो कौन सा पार्ट आया, असेंडिंग लिम वाला पार्ट आया। कौन सा पार्ट आया बच्चों, असेंडिंग लिम आ गया ऑफ लूप ऑफ हैनले। अब जैसे असेंडिंग लिम के पास चलना शुरू किया तो असेंडिंग लिम इज नॉट परमिएबल टू वाटर, ये पानी को छोड़ेगी नहीं, इसे पानी मिलेगा तो पानी को रख लेगी। तो इसके पास जो पानी था, अब यहाँ से फिल्ट्रेट आना शुरू हुआ तो यानी यहाँ पे पानी की मात्रा भी बढ़ने लगी, तो ऑस्मोलारिटी फिर से कम होने लगी, 900 हुई, फिर 600 हुई, फिर 400 हुई, फिर 300 हुई, यानी फाइनली कॉर्टेक्स तक पहुंचते पहुंचते इसकी ऑस्मोलारिटी कितनी हमें मेंटेन करनी है, 200। अब ये 200 ऑस्मोलारिटी हुई क्यों, जब फिल्ट्रेट यहाँ से ट्रैवल कर रहा था, डिसेंडिंग लिम से फिल्ट्रेट ट्रैवल कर रहा था तो ये नीचे की तरफ जा रहा था, तो पानी बाहर जाता जा रहा है, पानी बाहर जा रहा है। जब पानी बाहर जा रहा था तो ऑस्मोलारिटी कम होती चली गई, नंबर के टर्म्स में बढ़ती चलेगी, तो ऑस्मोलारिटी बढ़ती चलेगी। लेकिन जैसे ही असेंडिंग लिम के पास आए तो असेंडिंग लिम इज इम्परमेबल टू वाटर बट इट इज हाईली परमेबल टू दी NaCl, यानी ये NaCl को बाहर छोड़ना शुरू कर देगी। जैसे ही असेंडिंग लिम के पास पहुंचे इसने NaCl को बाहर छोड़ना शुरू कर दिया। अब जैसे ही NaCl बाहर गया तो भाई अब फिल्ट्रेट के अंदर NaCl की कमी हो गई। जो फिल्ट्रेट अभी तक ट्रैवल कर रहा था, जो फिल्ट्रेट को जाना था अभी कॉर्टेक्स के पास, जो कि बाद में जाके यूरिन बनेगा, उसके पास NaCl की कमी हो गई। लेकिन इस NaCl का अमाउंट कहाँ ज्यादा बढ़ गया, इस NaCl का अमाउंट बढ़ गया इंटरस्टिशियम, जितना भी आपको व्हाइट पोर्शन दिख रहा है दिस इज मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर इसकी ऑस्मोलारिटी बढ़ गई, इसका अमाउंट बढ़ गया, इसकी ऑस्मोलारिटी बढ़ गई, तो NaCl का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ता चला गया। अब जैसे हम ऊपर पहुंचे तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया DCT। तो अब क्योंकि NaCl बाहर निकल चुका है तो DCT तक पहुंचते पहुंचते इसकी ऑस्मोलारिटी कितनी हो गई, 200 के करीब इसकी ऑस्मोलारिटी हो गई। अब जब इसकी ऑस्मोलारिटी 200 के करीब हुई तो ये 200 हुई कैसे, क्या इसने अब सेपरेटली काम किया, नहीं। जब यहाँ से फिल्ट्रेट नीचे जा रहा था तो पानी बाहर निकल रहा था बेटा, पानी बाहर निकल रहा था, इसका मतलब इंटरस्टिशियम के अंदर वाटर का अमाउंट बढ़ गया। इंटरस्टिशियम के अंदर वाटर का अमाउंट बढ़ा, कहाँ पे, डिसेंडिंग लिम से। डिसेंडिंग लिम से जो पानी निकला उसका अमाउंट कहाँ पर ज्यादा बढ़ गया, इंटरस्टिशियम के अंदर ज्यादा बढ़ गया। जब वो इंटरस्टिशियम के अंदर ज्यादा बढ़ा तो अब वो क्या करेगा, जैसे ही, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो इसका काउंटर पार्ट कौन करेगा, वासा रेक्टा का असेंडिंग पार्ट, वासा रेक्टा का असेंडिंग पार्ट इसको काउंटर करेगा। तो यहां से जो पानी बाहर निकला, जो पानी बाहर निकल रहा है वो सारा पानी इस वासा रेक्टा के थ्रू मेंटेन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसकी ऑस्मोलैरिटी जैसे जैसे नीचे जा रहे थे कैसी होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। लेकिन अगर आप वासा रेक्टा को देखें तो वासा रेक्टा वापस से पानी को लेता जा रहा है और पानी को लेके ये ऑस्मोलैरिटी को फिर से मेंटेन रख रहा है। ठीक है, इसने ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर दिया। इसने कहां से लिया, इसने इंटरस्टिशियम से लिया पानी। अब क्योंकि जो आपका असेंडिंग लिम है ये पानी के लिए इम्परमेबल है तो पानी तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन NaCl के लिए परमेबल है तो NaCl को छोड़ रहा था, बाहर छोड़ रहा था ताकि NaCl का कंसंट्रेशन बढ़ जाए। तो दिस NaCl इज एंटर्ड, कहां से चला जाएगा ये, इस क्योंकि असेंडिंग लिम है तो इसको काउंटर कौन करेगा, डिसेंडिंग लिम ऑफ वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा यहाँ पे इसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी, किसको, NaCl को। यानी जो NaCl यहाँ से बाहर निकला था इंटरस्टिशियम में बाय द असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हैनले, उसको वापस ले लिया किसने,
वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब ने वापस ले लिया। तो यहाँ पर देखिए ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो गई वापस से, राइट। अब जैसे ये सारा फिल्ट्रेट पहुंचता है डीसीटी के पास, तो डीसीटी के पास पहुंचता है तो आपको पता है कि डीसीटी के पास अपनी ही एक रास मैकेनिज्म होता है जो कि काम करता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि रास मैकेनिज्म यानी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताते हुए जा रहे हैं। आपका जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब ही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड पार्ट है तो रिस्पॉन्सिबल है कि कौन सी चीज अंदर जाएगी, कितनी चीज बाहर रहेगी। तो ये क्या करता है, ये वाटर को बाहर छोड़ना शुरू करता है। ये क्या करेगा, वाटर को बाहर छोड़ेगा और NaCl को भी बाहर छोड़ेगा, बट एट द सेम टाइम ये क्या करता है, कुछ हाइड्रोजन आयन को और बाइकार्बोनेट आयन को सिक्रेट करता है बाय द सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव सिक्रीशन के प्रोसेस से ये क्या करता है, H+ और बाइकार्बोनेट को सिक्रेट करेगा, बाइकार्बोनेट आयन को सिक्रीट करेगा। बट साथ ही साथ में इसके पास बहुत अच्छी टेंडेंसी है डीसीटी के पास कि ये सोडियम आयन को एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ये सोडियम आयन को एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि जो सोडियम है वो हमेशा रिलेटेड होता है वाटर से। नमक ज्यादा खाएंगे ज्यादा पानी रुकेगा, तो सोडियम है, सोडियम यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा तो पानी भी एब्जॉर्ब होगा, राइट। अब यहाँ पर पानी फिर से बच गया, यानी जो चीज बाहर निकली वो अब उसके पास पानी की कमी है, वो पानी के साथ कम है। अब ये जो फिल्ट्रेट था, ये फिल्ट्रेट ठीक है, आपका सोडियम ने वाटर भी बचा लिया, फिर से वाटर एब्जॉर्ब हो गया। अब ये यहां से पहुंचा किसके पास, कलेक्टिंग डक्ट के पास या कलेक्टिंग टिब्यूल के पास पहुंचा। अब जैसे कलेक्टिंग टिब्यूल के पास जाता है तो यहां मिल जाता है इसे एल्डोस्टेरोन। क्या मिल जाता है बेटा, एल्डोस्टेरोन मिल जाता है। जैसे इसको एल्डोस्टेरोन मिलता है, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, जितना भी यूरिया इसके यूरिन के अंदर प्रेजेंट था, यानी जो भी फिल्टर होके पार्ट फाइनली यहां तक पहुंचा, उसके अंदर जितना भी यूरिया था उस सारे यूरिया को बाहर इंटरस्टिशियम में देना शुरू कर देगा। क्या करेगा, बाहर इंटरस्टिशियम में देना शुरू कर देगा। तो यूरिया जितना बचा कुचा था, ताकि हमारी बॉडी से मैक्सिमम यूरिया बाहर ना निकले, हम अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 ग्राम यूरिया जो है वो एक दिन में निकाल देते हैं। तो ज्यादा ना निकले, इससे ज्यादा निकलेगा तो यूरिया की कमी हो जाएगी। तो यूरिया ज्यादा ना निकले तो कम से कम यूरिया निकले, इसलिए क्या करेगा, इसको बाहर इंटरस्टिशियम में वापस से लेना शुरू कर देगा और बाहर कम फेंकेगा। फिर क्योंकि एल्डोस्टेरोन है तो ये पानी का बड़ा प्यासा है, ये पानी इसको चाहिए चाहिए, तो जैसे यहाँ पर पहुंचता है ये वाटर को भी निकालना शुरू कर देगा कि आप भी इंटरस्टिशियम में जाइए, आप ऐसे बाहर नहीं निकल सकते। यानी जब फाइनली यहाँ से यूरिन निकलता है, कलेक्टिंग टिब्यूल से जो यूरिन निकलता है उसमें पानी जितना ज्यादा एब्जॉर्ब होना था वो एब्जॉर्ब हो चुका है, कम से कम पानी के साथ यूरिन निकल रहा है। उसके अंदर यूरिया का कंसंट्रेशन भी कम है, उसके अंदर NaCl का कंसंट्रेशन भी कम है। तो आपको एनसीईआरटी की एक लाइन बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो आपका NaCl जो कि असेंडिंग लिम्ब से बाहर निकलेगा, इंटरस्टिशियम में आ जाएगा, एंड प्लस आपका यूरिया। ये दो चीजें आपको बचानी होती हैं, इन दोनों चीजों को बचा के काउंटर करंट मैकेनिज्म बनता है, राइट। तो ये आज के लिए था। इसके बाद अब हम रास पढ़ेंगे, तो रास में आपको ये पता चलेगा कि डीसीटी और एल्डोस्टेरोन में किस तरीके से काम होता है। छोटा सा टॉपिक है, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। सो बी कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।